चलें जी, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। सही जी, जिसके अंदर आपने ऊपर वाली सिचुएशन को इवेल्युएट भी करना है। सही जी, रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने ये बताना है कि उस रिस्क के अगेंस्ट में आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता। तो आपका समय शुरू होता है। अब तो बहुत सोच समझ के लिखिएगा, बना के लिखिएगा, प्रॉपर टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। सही जी, शुरू करें। ओके, तो risk fund, since the agreement between JDS and HBL is such that the payment is conditional on the sales made to and unsold expired items will be returned, thus as per IFRS revenue shall not be recorded unless the final sales are made. Therefore there is a risk of incorrect valuation of revenue. अच्छा, इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा, अकरेंस का रिस्क है। उषा, HBBL sells its product to JDS, a departmental store which sells the product further to customer. There is a risk that inventory might not be valued at lower of cost or NRV. अच्छा, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा इसमें ना हम अमेंडमेंट ही करते हैं। पहले इसको हम नीचे ले जाएं, ज़रा आप सिचुएशन को समझें। हाँ मेरे बच्चों, सिचुएशन को समझें। क्या आपको ये बात पता है कि हमारी कंपनी, हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम है HBBL, ऐसा ही है? हाँ जी, वो है HBBL। चलें जी, HBBL ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? JDS से। अच्छा भाई, JDS से। अच्छा, JDS ये कह रहा है, JDS ये कह रहा है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है, सही, JDS ये कह रहा है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है और वो इन्वेंट्री जो आपकी रखी हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी हम लिख देते हैं यहां पे कि वो कह रहा है कि भाई वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अच्छा मुझे बताओ, आपको कैसे पता लग रहा है वो जिम्मेदारी नहीं लेता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी अनसोल्ड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वुड बी रिटर्न टू HBBL। यानी इसके पास इन्वेंट्री रखवा देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सेल हो गई है। ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है। इसके पास इन्वेंट्री रखवा देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सेल हो गई। तो पहला रिस्क तो यहां से निकलता है। हमने कहा रिस्क नंबर 1। हाँ जी, हमने कहा सर रिस्क नंबर 1। और रिस्क नंबर 1 ये है कि हम क्या कर लें, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें इवन दो the goods held by the JDS। पहले बताओ, ये बात समझ आती है कि रिस्क ही यही है ना मेरा, कि भाई उसने इन्वेंट्री रखी हुई है, भाई उसने इन्वेंट्री रखी हुई है, दैट डजंट मीन कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। ऐसा है? तो कंट्रोल ऑफ गुड्स यानी आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटल होगी? जब वो आगे बिक जाए। चलें जी, पहला रिस्क आ गया। हम बात कर लेते हैं सर रिस्क नंबर 2 की। अच्छा, इन्वेंट्री थेफ्ट का रिस्क है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, गलत गलत भाई, चोरी कहाँ से आ गई, आपको कैसे पता? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि वहाँ पे जो इन्वेंट्री बैलेंस है, सही जी, JDS के पास, यहाँ पे जो इन्वेंट्री बैलेंस है JDS के पास, सही है जी, और यहाँ पे जो इन्वेंट्री बैलेंस है HBBL के पास, सही है जी, दोनों में क्या आ रहा है भाई? फर्क आ रहा है? फर्क आ रहा है जी, दोनों में फर्क आ रहा है ना। लिख के दिया हुआ है उसने मेरे बच्चों, लिख के दिया हुआ है, दोनों में फर्क आ रहा है। इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस हैं।
तो क्या हम ये कह सकते हैं दूसरा रिस्क ये है हमारे पास कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मानते हो इस बात को? इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, हम वैल्यूएशन का वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसा है? ऐसा है? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार। चलें जी, अब हमने कहा कि सर अगर मैं इसके रिस्क देखूं आप लोगों के लिए, तो मैंने कहा सर इसको मैं ले जाता हूं अगले पेज के ऊपर। हाँ जी, ये देखिएगा, वो कह रहा है फॉलोइंग पॉइंट्स आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द गिवन सिचुएशन। ये हमें देखना है। आगे देखिएगा, HBBL की अरेंजमेंट विद JDS इज सच दैट JDS फैसिलिटेटेड सेल्स टू कस्टमर्स बट डज नॉट परचेज द इन्वेंट्री इटसेल्फ। क्या हमने ये बात कही? क्या हमने ये फैक्ट खुद लिखा या सवाल से देख के लिखा है? जल्दी बताओ। क्या हमने ये फैक्ट खुद लिखा, सवाल से देख के लिखा है? सवाल से देख के लिखा है। नहीं तकवा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जब JDS ने अपने सिस्टम में, अच्छा मुझे एक बात बताओ तकवा, अगर मैं आपको इन्वेंट्री बेचने के लिए दूं, आपने कहा कि सर इन्वेंट्री की जिम्मेदारी आपकी है, अगर ये नहीं बिकी आपको वापस मिल जाएगी, तो मैंने अगर आपको 100 यूनिट दिए हैं तो आपकी किताबों में भी कितने आने चाहिए तकवा? जल्दी बताओ। आपकी किताबों में भी कितने आने चाहिए? 100 आने चाहिए, 100 आने चाहिए, ऐसा ही है। अब हुआ ये कि जब आप बेचते गए, आपने मुझे बताया, तो मैंने अपने पास तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, आपने अपने पास इनएप्रोप्रिएटली उसको रिकॉर्ड किया है, तो अब आपके और मेरे बैलेंस में क्या आ गया? फर्क आ गया। ऐसा है? और जो मैंने आपको इन्वेंट्री भेजी है तो आपने उसको डबल 2 टाइम्स अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है, 2 मरतबा उसको रिकॉर्ड कर लिया है। बात समझ आई? तो ये चल रहा है, यानी आपने, JDS ने एक भंड मार दिया है, वो जो एक बार में इन्वेंट्री बेच रहा है उसको 2 बार रिकॉर्ड कर रहा है। क्लियर है? चलें जी, गुड। अच्छा, इस सवाल में ये भी देख लेना, कि हमने कंफर्मेशन भेजी है JDS को, सही है, जो कि अब तक रिसीव नहीं हुई। अच्छा मुझे बताओ, जो JDS है वो कितने टाइम में मुझे पैसे दे दिया करेगा? जल्दी बताओ, कितने टाइम में मुझे पैसे दे दिया करेगा? 30 दिन में। तो भाई जब एक ही आपके पास बंदा है जिससे आप डीलिंग कर रहे हो, वो 30 दिन में पैसा दे देगा, तो उसने क्यों 65% ये अमाउंट दी है? क्या इसकी रिकवरेबिलिटी पे डाउट आते हैं? बिल्कुल ऐसा है। सही है जी। तो ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल का भी यहां पे मसला है, ऐसा है बच्चों? चलें जी, गुड। आगे देखें, एन HBBL retains the title to the product until it is sold to final customer. HBBL में have knowingly, ये रीड कीजिएगा, हाँ, HBBL जो हमारी कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, में knowingly या गलती से सेल्स रिकॉग्नाइज करके बैठी हुई हो, जबकि उसने गुड्स सिर्फ किसको डिस्पैच किए हों? हाँ जी, जबकि उसने गुड्स सिर्फ किसको डिस्पैच किए हों? बिल्कुल ऐसा है तकवा, बिल्कुल ऐसा है। रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल JDS को। तो क्या सेल JDS को बेचने पे होनी चाहिए या आगे बेचने पे होनी चाहिए? नहीं होगा शायद, आगे बेचने पे, ऐसा ही है। तो क्या हमने ये रिस्क एप्रोप्रिएटली पिक किया? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, आगे सुने। फिर हमने कहा यहाँ पे रिकवरी देखें, रिकवरी की बात कर रहा है। सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ 65% अप टू 31 मई 2014 is also not sufficient appropriate audit evidence of receivable from JDS because as per the agreement JDS ने पूरे पैसे देने हैं 30 दिनों के अंदर। तो भाई अगर मैं, मेरा ईयर एंड 31 मई है, सही है जी, यानी अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरा ईयर एंड क्या था सवाल के अंदर, मार्च है, ऐसा ही है ना? तो भाई इसके बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, कितने महीने हो गए? जल्दी बताओ कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए।
तो 2 महीनों में सिर्फ 65% की रिकवरी हुई है। तो मुझे बताओ क्या ये एग्रीमेंट में ऐसी बात लिखी हुई है? ऐसी नहीं लिखी हुई, ऐसी नहीं लिखी हुई। तो आपका रिस्क यहां पर आ गया कि आपका जो रिसीवेबल है वो क्या होगा? ओवर स्टेटेड होगा। ऐसा ही है, इट इज इन अ डाउटफुल स्टेट। क्लियर है मेरे बच्चों? गुड। चलें जी, अब हमने कहा कि इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव दैट द रिस्क सेल्स एंड रिसीवेबल बैलेंस माइट बी ओवर स्टेटेड। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर रिकवरी नहीं आ रही है तो हमारा रिसीवेबल बैलेंस जो है ओवर स्टेटेड होगा। आगे, ऑल्दो द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक शीट्स, ये बात याद रखिएगा, देखें ये भी लिखा है इसने, ऑल्दो द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेंट्री शीट्स एंड द बैलेंस वर्क करेक्टेड सब्सिक्वेंटली। इसमें सवाल में लिखा हुआ था ना इसने कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो सब्सिक्वेंटली सही हो गए, पर क्या फिर भी मुझे भी वैल्यूएशन का मसला है? फिर भी वैल्यूएशन का मसला है। देखो बाद में सही हो जाना इज नॉट अ मैटर। अभी क्या पोजीशन थी उस इन्वेंट्री की, क्लोजिंग गलत आएगी तो आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट भी गलत आएगी और सीओजीएस भी गलत आएगी। ऐसा है? वेरी गुड। बट इट इज इंडिकेटिव ऑफ रिस्क दैट ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग इन द सिस्टम ऑफ जेडीएस विच कॉन्सिक्वेंटली will result in over and understatement of sales and stock in trade। ऐसा ही है भाई? तो अगर उसने ओवर काउंटिंग कर ली है, ओवर पंचिंग कर ली है या इनएप्रोप्रिएट पंचिंग कर ली है तो अल्टीमेटली इट विल इंपैक्ट आवर प्रॉफिट एज वेल। चलें जी, सबसे पहले इसने खानदानी प्रोसीजर लिखा है कि आप अंडरस्टैंडिंग ले लें कि सेल्स कब रिकॉर्ड होती है। अच्छा देखो, अंडरस्टैंडिंग लेने का वो क्यों बोल रहा है सुनिएगा। पता चला क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने बोला दादा हम तो सेल बुक करते हैं जब हम जेडीएस को देते हैं, तो क्या ये सही है गलत है? हाँ जी, गलत है। अच्छा मैं आपको इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आज ही मैंने बच्चे को जलील किया फॉर्म में, सुनिएगा, जलालत सुने। उसने क्या किया, वो जाके, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ भाई, मुझे एक बात आप सब बताइएगा क्योंकि आप तो सब चैंप है ना, सब चैंप है IFRS 9 के, आपको सबको आता है ना। सुनिएगा भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट 100 रुपये पे खरीदी, उसकी वैल्यू 115 हो गई और वो रखी हुई है फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। किस पे रखी हुई है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। ऐसा ही है? तो ये 15 रुपये का गेन कहाँ गया होगा? हाँ जी, 100 से 115 हो गई OCI में। वेरी गुड। अच्छा फिर हुआ क्या, ये 1 साल हो गया, अगले साल हमने उसको बेच दिया 222 पे। अगले साल हमने उसको बेच दिया कितने पे? 222 पे। तो मुझे बताओ फॉर द ईयर का गेन कितना हो गया? हाँ जी, फॉर द ईयर का गेन कितना हो गया? फॉर द ईयर का गेन जल्दी बताओ यार भाई। 115 वाली चीज 122 में बेच दी, 122 122 122 122 में बेची, 7 रुपये हो गया ना? ऐसा ही है, 7 रुपये हो गया। ये 7 रुपये कहाँ जाने चाहिए? ये 7 रुपये कहाँ जाने चाहिए? उषा नहीं, ये पकड़े गए, ये पकड़े गए, ये पकड़े गए। OCI, OCI गलत, OCI PNL कहाँ से? उषा नहीं, बुरान क्या हो गया? OCI फेयर वैल्यू थ्रू OCI है भाई, क्या हो गया? ये तो अच्छा है मैं अकाउंटिंग का टीचर हूं, सब OCI फिर ट्रांसफर। वेरी गुड अरीना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो चलो आप सुनो, आप सुनो 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 मेरी बात। हुआ क्या, हुआ क्या, जैसे आप लोगों ने जवाब दिया ना वो कर लिया भाई। मैंने उस सब बच्चे से पूछा, मैंने बोला तुमने क्लाइंट से पूछा है वो क्या करता है? तो बच्चे ने पता है क्या जवाब दिया? सर ऑब्वियस सी बात है OCI में डालता होगा। बच्चे ने क्या बोला? ऑब्वियस सी बात है OCI में डालता होगा, मैंने फाइनेंशियल्स खोले, उसने गेन PNL में डाला हुआ था। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि वो ये हरकत कर रहा है तो क्या मैं उससे वर्किंग लेता या उसको बोलता पहले तू अपनी अकाउंटिंग सही कर? हाँ भाई जल्दी बताओ, पहले उसको ये बोलता ना अपनी अकाउंटिंग सही कर, और जब वो अकाउंटिंग सही करता मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता फिर मैं उस पर काम करता। ऐसा है? पता है आज क्या हुआ? पूरे 6 घंटे उसकी बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की मैंने बैठ के वर्किंग बनाई है कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। मैंने बोला भाई क्लाइंट को ये दे, एंट्रियां पार्क कर ले, यानी सब खुद करके दे दिया।
मैंने कहा टाइम नहीं है, ये ले उसको दे दे, ये कर ले, इस पर एक बार ना सेंस चेक चला लेना, क्योंकि मैं सेल्फ रिव्यू सेट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। बात समझ आई? बात समझ आई? तभी ये प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही है, आगे सुनिएगा। वो कह रहा है कि भाई इंक्वायर करेंगे रीजन सब्सिक्वेंट रिकवरी का, कि भाई उसको बोलो कि भाई मुझे कंफर्म करे, कंफर्मेशन लेके दो, क्योंकि कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मेरी बात समझिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी कंफर्मेशन नहीं आई हो, इन्होंने क्या किया हो, बेचते वक्त ही रेवेन्यू बुक कर लिया हो, तो इन्होंने रिसीवेबल बुक कर लिया उससे। वो तो सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, सामने वाले कह रहा है कि मैं तुझे पे कब करूंगा पैसे, जब मुझे मिलेंगे, ऐसा है। तो वहां से कंफर्मेशन से ये भी पता लग जाएगा, कंफर्मेशन से ये भी पता लग जाएगा कि इस भंगी ने सेल्स तो ओवरस्टेट नहीं की हुई। अब हमने कहा, अब आ जाएं इधर, एक मासूम सा सवाल है जो आज तक एग्जाम में नहीं आया, तो प्लीज आप इसको करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, तकवा ने लिखा है। ओके जी, तकवा लिखती हैं, ऑडिटर शुड इंक्वायर द रीजन ऑफ द रिडंडेंसी ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द एंटिटी, चेक द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, इंश्योर दैट द रिडंडेंट एम्प्लॉइज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द एंटिटी, ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रेजिग्नेशन लेटर्स। नहीं, गलत तकवा, गलत गलत गलत। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IAS 37 की। नहीं, गलत गलत कह रहे हो मेरे बच्चों। चलो अब मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, आओ, आपको अगर हल्का फुल्का याद दिलाऊं ना तो आपको मजा आ जाएगा। आए जी, अच्छा मुझे बताओ IAS 37 के अंदर, हाँ जी, IAS 37 के अंदर प्रोविजन बनाने की कितनी कंडीशंस हैं? हाँ जी, प्रोविजन बनाने की कितनी कंडीशंस है मेरे बच्चों? हाँ जी, जल्दी बताओ। एक तो प्लान हो, प्लान होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन, हाँ जी, फिजिबिलिटी नहीं, नहीं, गलत 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 गलत। देखो एक तो था प्लान, अभी एक एक करके तुम्हें सिखाता हूँ। एक तो था प्लान, दूसरा वैलिड एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, हम कह रहे हैं कि आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की हो। हाँ जी, वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग दोज इफेक्टेड। अच्छा, वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग दोज इफेक्टेड कितने तरीकों से होती है? दो तरीकों से, ऐसा ही है। वैलिड एक्सपेक्टेशन, या तो आपने प्लान को अनाउंस कर दिया, वेरी गुड, या तो प्लान को अप्लाई करना शुरू कर दिया हो, ऐसा है। तो ये चीज हो गई। एक सेकंड रुकिएगा, क्या हुआ? टैंकर आ गया। कितने बोल रहे? 9,000। 9,000 कहाँ ही नहीं, 9,000 पूरे। कार्ड ले लो, क्या करें? नहीं, इसको भी बोल भाई, 9 तो पूरे नहीं है ना। किसको बोलूं? इसको आबरू तो सो रहा, अली भाई आए, अली भाई ने मंगाया है टैंकर, बोले उस्ताद ने बोला पैसे दे दूंगा मैं। तो भर दिया पानी उसने? हाँ ना, भर रहा है वो तो पानी। उसको बोल अभी रुका है, नहीं रुका तो रोक दे। वापसी तो नहीं जाएगा उस्ताद को। नहीं ना, अबे यार, आपने ही बोला ना, मैं तो आपको जब भी बोल रहा था। चलो देखो, इनके पास बिल्कुल नहीं है, लोग ऐसे बिल्कुल खत्म है ये लोग। हाँ, पता ना, जब भी तो मैंने भी यही बोला था इनको, तो बोला भाई पैसे दे, करा दूंगा, कल ले लेना। चलो सही है, कल करा देना मुझे। इसको बोल इजी पैसा वगैरह तो उसको ट्रांसफ़र कर देता ना, नीचे वाले को, टैंकर वाले को पूछ ले उससे, जल्दी पूछ लो, क्लास चल रही है मेरी। हाँ जी, ये बात क्लियर है, अनाउंस या अप्लाई हो चुका। चलो अब मुझे एक बात बताओ,
इस सारी चीज़ों के बाद आपने जो प्रोविज़न लेना होता है वो सिर्फ ये लेना होता है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, ऐसा ही है। और आपने वो चीज़ हटा देनी होती है जो कि रिलेटेड होती है कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस, याद आ रहा है, रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो सारी चीज़ें आपने हटा देनी होती है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ईयर एंड से पहले जो प्रोविजन है, देखो कंफर्म द रिडंडेंट प्रोविजन, आपने सबसे पहले आपका रिस्क ये है कि ईयर एंड से पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी, क्या ईयर एंड से पहले अप्लाई होना शुरू हो चुका था, तो आप सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़ेंगे। हाँ जी, इंस्पेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनट्स टू इंश्योर that there is a proper formal plan for the redundancy which shows that area affected क्या क्या है, हम आगे काम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, क्योंकि देखिए आपने कंडीशंस मीट करनी है, अगर कंडीशंस मीट नहीं हुई थी ईयर एंड के ऊपर तो आप ये कहेंगे कि भाई आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करना था, ये कट ऑफ का इशू है, याद आ रहा है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो आप पहले ये तो इंश्योर करें कि वो कंडीशंस मीट हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा, जब आपने प्लान ले लिया तो प्लान के बाद आप बोलेंगे कि भाई ये बता दें कि आपके जो एम्प्लॉइज, हमारे जो एम्प्लॉइज इफेक्टेड हैं, तो एम्प्लॉइज इफेक्टेड की सैलरी कितनी है, कितने पैसे देने का वादा किया है, क्या हम फिर वो देखकर उसकी रिकैलकुलेशन करेंगे? हाँ जी, फिर रिकैलकुलेशन करेंगे और उससे पहले आप ब्रेकअप ले लेंगे, भाई आपके रिडंडेंसी प्रोविजन में क्या क्या आ रहा है। बात क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखो अभी अगर आप एग्जाम में होते तो ये ब्लेंडर मार के आते, क्योंकि देखो बच्चों ने लिखा क्या क्या, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, obtain management working or calculating inspect agreement with employee check subsequent clearance क्यों, पहले बताओ, बात समझ आई? ensure that the redundant provision meets the criteria by 37 that will not be sufficient, ये आपने बहुत डायरेक्ट लिखा है। assumptions used to calculate redundancy provision relates to current year, representation, ये सारी चीजें पहले बताओ, बात समझ आई? तो ये भी तो तुम्हारे कोर्स का हिस्सा ही है ना, पूछ सकता है वो तुमसे। देखो एक चीज सिखाता हूँ आज तुम्हें, की एलिमेंट, तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर कैसे वेरीफाई होगा जब तुम अकाउंटिंग को वेरीफाई कर लो, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? ऑडिट प्रोसीजर कैसे वेरीफाई होगा जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जब किसको वेरीफाई करना है, अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग के ऊपर प्रोसीजर करने होते हैं, दैट्स इट। क्लियर है? बात समझ आई? हाँ जी, बाकी बच्चों गुड। अब देखो मैं रीड करता हूं यहां पर, discuss with the directors of dashing company as to whether they have formally announced their intention to close the production site and make their employees redundant to confirm that the present obligation exists। क्या हमने यही किया? हाँ जी, क्या हमने यही किया मेरे बच्चों? हमने यही ऊपर कहा था कि भाई आप डायरेक्टर से डिस्कस करें कि क्या फॉर्मली अनाउंसमेंट हो चुकी है। अच्छा जल्दी बताओ ये क्यों कर रहा हूँ, फॉर्मली अनाउंसमेंट क्यों देखना चाह रहा हूँ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्यों देखना चाह रहा हूँ? फॉर्मली अनाउंसमेंट क्यों देखना चाह रहा हूं कि पास्ट इवेंट है या नहीं है। वेरी गुड, पास्ट इवेंट एग्जिस्ट की बात हो रही है। आगे, इफ अनाउंस बिफोर द ईयर एंड रिव्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई डिसीजन हैज बीन फॉर्मली अनाउंस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखूंगा भाई किस तरीके से अनाउंस किया गया था, ऐसे ना लोगों को कानों में जाके बोला है, वो कोई एविडेंस नहीं है। आगे, बोर्ड मिनट्स रिव्यू करो असर्टेन करने के लिए कि भाई रिडंडेंसी पेमेंट होगी भी या नहीं होगी, ऐसा है। इसके बाद फिर वो कह रहा है ब्रेकडाउन ले लें कॉस्ट का और देखें कि भाई क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि आपने जिसे हम फिक्स एसेट रजिस्टर लेते हैं ना उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं और टोटल को मैच करते हैं, ये भी वही केस है। आगे सुने, रिकैलकुलेट करें रिडंडेंसी प्रोविजन टू कंफर्म द कंप्लीटनेस एंड एग्री द कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया, ये प्लीज आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है वो ये पूछे, उसने कभी पूछा नहीं है तो ये याद कर लीजिएगा ये वाले प्रोसीजर्स। क्लियर है? ओके,
फिर कह रहा है कि भाई पोस्ट ईयर एंड कैश बुक देख लें, ये चेक करने के लिए कि क्या पेमेंट हुई या नहीं हुई। अच्छा मुझे बताओ, जिन बच्चों ने डायरेक्टली पेमेंट चेक करने का लिखा था तो क्या उन्होंने पहले सारी बातें मिस कर ली? आपने तो सिर्फ ये चेक किया कि पे हुआ या नहीं हुआ, पर क्या वो रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये तो आपने चेक ही नहीं किया। मानते हो बच्चों? चेक फॉर्मल्स प्लान रीजनेबलनेस। नहीं देखो, अगर फरिया हमने प्लान चेक कर लिया ना, अब प्लान के बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो अनाउंस हो गया। इफ इट हैज बीन अनाउंस्ड देन इट इज फाइन इनफ कि भाई हाँ यार ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। सही है। आगे अब ये आखिर में आया है कि भाई रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लें कि कंप्लीट है प्रोविजन, क्योंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और वो कह रहा है IAS 37 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर जाने चाहिए क्या वो चले गए या नहीं गए। अब बताओ, ये भी एक नया सिनेरियो था, ये भी एक नया सिनेरियो था। नहीं, गलत गलत गलत। अच्छा देखो, जैनब कह रही है सर इसमें लिख सकते हैं प्रोविजन मटेरियल है और इमटेरियल तो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, गलत। देखो ये प्रोविजन, एक चीज़ याद रखो, क्या ये वो प्रोविजन है जिसने मुझ पर केस फाइल किया है, ये मेरा वॉलंटरली क्रिएटेड है, खुद की मस्ती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। वॉलंटरली है ना, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं केस हार जाऊंगा। केस तो नहीं है, ये तो खुद की मस्ती है। ऐसा ही है। और इसको हम कहते थे सेल्फ इम्पोज, याद आ रहा है? बाय पास्ट प्रैक्टिस, बाय करंट स्टेटमेंट, याद करो। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, क्लैरिटी है? चलो गुड। अच्छा अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, ये वाला स्पाइडर स्पाइरल्स का, इसको कर लेना। मुझे ये बताओ, क्या फिर से हम रिस्पॉन्सेज की क्लास लगाएं? क्योंकि आई फील दैट यू नीड फर्दर प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्सेज करना है। बस डन है, हम करेंगे। अच्छा देखो, एक चीज़ ना, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बात बताओ, बेसिक सवाल तो हो जाएगा ना, यानी फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स देखना है, उसका तो मसला नहीं है। जल्दी से मुझे बताते हो वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पे क्या लिखेंगे, सब लिख के बताते हो मेरे साथ जल्दी। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स पे, डेटर्स की वैल्यूएशन पूछ रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूएशन। हाँ जी, वेरी गुड। फरिया ने बोल दी एजिंग रिपोर्ट लेंगे, बेहतरीन बेहतरीन। इसके बाद एजिंग रिपोर्ट लेने के बाद ऑब्टेन एजिंग रिपोर्ट एंड क्या देखेंगे उसके अंदर? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट क्या करेंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, वेरी गुड वेरी गुड। नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, गलत, वेरी रॉन्ग। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, बिल्कुल गलत गलत। सब्सिक्वेंट सेल्स कहाँ से आ गया भाई? लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बिल्कुल सही है। अच्छा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के बाद देखेंगे क्या वो सब्सिक्वेंटली क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये एक वैल्यूएशन चेक करने का प्रोसीजर है। दूसरा इसके बाद क्या आप ये देखेंगे कि क्या आपके पास प्रोविजन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। वेरी गुड। तो ये वैल्यूएशन के प्रोसीजर है। अच्छा, जैसे अजीम ने लिखा है कंफर्मेशन, क्या कंफर्मेशन से आपकी वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई होती है? सवाल है। यस नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है और वैल्यूएशन एज सच वेरीफाई नहीं होती है। रीजन बीइंग के वैल्यूएशन आपको क्या पता उसकी इस्तात है या नहीं है। सही है। तो आप लोग रिवाइज करें, हम जेनरिक भी करेंगे तो जेनरिक हो जाएंगे हमसे, हमें इतना पता है, जेनरिक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। सही जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैं दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ जेनरिक, आज दे रहा हूँ मैं आपको। सही है, जेनरिक देता हूँ सवाल, आज मैं दे देता हूँ। सही है फरिया? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।